अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? तीन लगातार पूर्णांकों का योग कितना है? 52। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? पूर्णांक मानने पड़ेंगे, क्योंकि हमें पूर्णांकों का योग दिया, बाकी कुछ भी नहीं दिया है। सबसे पहले क्या मानेंगे? माना कि पहला पूर्णांक, माना कि पहला पूर्णांक बराबर पूर्णांक बराबर x है। तो दूसरा पूर्णांक क्या देगा? बराबर x प्लस ए। मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे आएगा। तीसरा पूर्णांक बराबर x प्लस। अब देखिए, जैसे कोई भी पूर्णांक पूर्णांक क्या होते हैं? कोई भी प्लस की संख्या 1 2 3 4 5 लेके अनंत तक, कोई भी माइनस की संख्या प्लस 1 2 3 4 5 लेके अनंत तक। लेकिन वो तीनों क्या होंगे? लगातार होंगे। जैसे मैंने पहला पूर्णांक होना 4, तो दूसरा क्या आ जाएगा? 5, तीसरा क्या आ जाएगा? 6। तो 4 में कितना जुड़ रहा है? 1। इधर क्या आ रहा है? 5। फिर 4 में कितना जुड़ रहा है? 2। जब आ रहा है 6। कोई भी तीन पूर्णांक है, 10 11 ले लो, या 13 14 15 ले लो। तो पहले के अंदर एक जोड़ रहे थे तो आ रहा है 14, पहले के अंदर दो जोड़ रहे जब आ रहा है 15। लगातार पूर्णांक आ रहे हैं, तो पहला क्या मानेंगे? x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? पूर्णांकों का योग कितना है? पूर्णांकों का योग बराबर पूर्णांकों का योग बराबर क्या बराबर? हमारे पूर्णांक क्या क्या है? x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर 51। अब हमें क्या करना है? जो अक्ष अक्ष के मान हमने जोड़ना है, यानी अक्ष अक्ष कितने? एक अक्ष, दो अक्ष, तीन अक्ष, कितने हो जाएंगे? 3x प्लस बिना अक्ष की वैल्यू कितनी है? 2 और 1 3 बराबर 12। 3 अक्ष इधर आ जाएगा, बराबर किधर क्या जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? माइनस का 3। 3x बराबर 48। x बराबर, ये 3 इधर जाएगा, बराबर किधर जाएगा? तो गुणा में, तो किसमें हो जाएगा? भाग में 3। तो कितना आ जाएगा? 16। x बराबर हमारे पास में क्या आया? 16। अभी आंसर नहीं आया है, अभी हमारा क्या आया है? x, यानी क्या आया? हमारा पहला पूर्णांक। तो इन दो पूर्णांक वो भी निकालेंगे। पहला पूर्णांक बराबर पूर्णांक बराबर 16। दूसरा पूर्णांक बराबर बराबर 17। हमारा तीसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? यानी ये कैसे आएगा? ये x प्लस 1, यानी 16 प्लस 1। ये जैसे कर लो, आप एक काम कर लो, इधर अच्छे से याद रहेगा। पहला आ गया 16, इधर 16 प्लस 1, और इधर 16 प्लस 2। तो ये तो कितना कितना हो गया? 17। ये कितना हो गया? 18। यानी तीनों पूर्णांक कितने हो जाएंगे? तीन पूर्णांक बराबर 16 प्लस 8। इनको जोड़ के देखो, इनका योग कितना आएगा? 51। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या? 8 के लगातार तीन गुणजों का योग कितना है? 888 है। गुणजों को ज्ञात कीजिए। गुणज यानी 8 का पढ़ा लगातार 3 बार। तो सबसे पहले हमें क्या मानना है? माना कि पहला गुणज बराबर, सॉरी x। दूसरा गुणज क्या हो जाएगा? गुणज का मतलब क्या है? जैसे पहला आपने 4 माना है, 4 का अगला गुणज क्या होता है? 8। यानी 4 में आपने कितना जोड़ा है? 4 फिर से जोड़ा। तीसरा गुणज क्या हो जाएगा? 4 और 4 8, 8 में फिर से 4 जोड़ेंगे, तो इसमें 4 4 जोड़ा। वैसे 8 का गुणज, दूसरा गुणज क्या हो जाएगा? x प्लस 8। तीसरा गुणज क्या हो जाएगा? गुणज बराबर x प्लस 8, फिर से इसमें 8, यानी x प्लस
अब क्वेश्चन में क्या दिया है, तीनों फूलों का योग दिया है हमें, तीनों फूलों का योग बराबर 880। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या है, x प्लस 8 प्लस प्लस 16 बराबर 880। अब x x 3x हो गया, प्लस ये कितने हो गए 8 और 16 24 बराबर 880। 3x बराबर 888 में से क्या करना है, 24 को लाना है, प्लस का तो माइनस का हो गया ना। 3x बराबर 8 में से 4 निकला 4, 8 में से हो गया 6 8। x बराबर 3 चला जाएगा इसके भाग में, 8 से कटे 3, 3 के भाग में 3 में 6, 2 बच गया, 8 में 24, फिर से 2 बच गया, 8 में 24। x यानी हमारा पहला गुणज क्या आ गया, पहला गुणज बराबर 283। दूसरा गुणज क्या हो जाएगा, अपन ने पहला क्या निकाला है 288 में क्या करना है 8 जोड़ देना है, 288 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 9 296। तीसरा गुणज क्या हो जाएगा, इसमें या तो 288 में 2 बार जोड़ दो 5 8 या एक बार में 16 जोड़ लेते, 288 प्लस 16 बराबर 8 से 14 का 4 पास का 1 8 9 10 8 का 1 2 1 3 सही है ना। 8 6 14 8 9 10 10 2 1 तो तीनों गुणज क्या हो जाएंगे 288, दूसरा 296, तीसरा 300। क्वेश्चन में दिया वैसे मान लेंगे, पहला गुणा दूसरा गुणा तीसरा गुणा तीनों का योग कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रम से 2 3 तथा 4 से गुना कर योग करने पर योग पर 76 प्राप्त होता है, तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारे पूर्णांकों को मानना है। पहला पूर्णांक लेना है, फिर उसको 2 से गुना करना है, दूसरा पूर्णांक है उसको 3 से गुना करना है, तीसरे पूर्णांक को 4 से गुना करना है, तीनों को जोड़ना है, जोड़ने पर छोटा आता है वो उससे बराबर में रख के आंसर निकाल लेना है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, माना कि पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा, हमें पूर्णांक बराबर x। दूसरा पूर्णांक आप बता सकते हैं ना कौन सा हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक होगा x प्लस 2 एंड तीसरा पूर्णांक बराबर x प्लस सॉरी यहाँ पे x प्लस 1 x प्लस 2। अब क्या करना है हमें, प्रश्नानुसार क्वेश्चन में भी क्या दिया है, प्रश्नानुसार पूर्णांकों को क्या करना है, हमें 2 3 4 से क्या करना है, गुना करना है। तो तीनों पूर्णांकों को क्रमशः 2 3 तथा 4 से गुणा करने पर, इसको आप ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हो। प्रथम पूर्णांक पहले पूर्णांक को 2 से गुणा करने पर बराबर 2x, दूसरे पूर्णांक को 2 से गुणा करने 3 से गुणा करने पर जैसे, तो पहला पूर्णांक क्या आएगा हमारा, पहला पूर्णांक बराबर x गुणा 2 यानी 2x। दूसरा पूर्णांक हमारा क्या है, x प्लस 1 है, इसको कितने से गुणा करना है 3 से, 3 से गुणा करना है तो x प्लस 3, इसको गुणा करके लिख लो 3x प्लस 3, 3 को 1 से गुणा किया तो 3x, 3 को 1 से गुणा किया तो 3। अब तीसरा पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा पूर्णांक बराबर क्या किससे गुणा करना है 4 से, 4 से x प्लस 2 बराबर 4 को से गुणा करेंगे तो 4x प्लस 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8।
अब क्या बोला, तीनों पूर्णांकों को जोड़ने पर योग बराबर कितना है, 74। अब क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। तीनों क्या है, 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 बराबर 70। 2x 3x 5x 5 और 4 9x प्लस 3 और 8 11 बराबर 70। अब क्या करना है, इनको इधर कर लेते हैं। 11 को क्या करना है, इधर लेके जाएंगे बराबर के इधर, क्योंकि हमको करने का मान एक साइड करना है, बीच करने का मान एक साइड करना है। तो 11 को इधर लेके जाएंगे तो 11 प्लस का तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इधर 9x रह गया, 9x बराबर 76 माइनस 11। 9x बराबर 76 में से 11 में 4 में से 1 गया तो 3, 7 में से 1 गया तो 6। अब ये 9 से गुना में इधर बराबर में जाएगा तो इसमें हो जाएगा भाग में, 63 बटा 9। x बराबर क्या हो जाएगा, 9 से भाग देंगे तो 7 पर। x जो हमारा क्या था, हमारा पहला पूर्णांक क्या था, x, यानी पहला पूर्णांक क्या आ गया, 7। पहला पूर्णांक बराबर 7। अब आगे दूसरा तीसरा निकालेंगे तो दूसरा पूर्णांक क्या हमारा, दूसरा पूर्णांक देखिए हमारा क्या था, x प्लस 1, तो 7 प्लस 1 बराबर 8। इसी प्रकार तीसरा पूर्णांक निकालेंगे, तीसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 2, यानी 7 प्लस 2 बराबर 9। तीनों पूर्णांक बराबर आ रहा है लगातार, तीन पूर्णांक 7 8 9। हुआ सबको क्लियर। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है, राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हमें, 5:7। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 56 वर्ष। उनकी वर्तमान आयु क्या है। देखिए अगर कोई बंदा आज के टाइम में 20 साल का है तो 4 साल के बाद में कितने साल का हो जाएगा, 24 साल का, यानी उसके अपन ने क्या करा है, 4 जोड़ दिया है। अगर कोई आज के टाइम में 20 साल का है और 5 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष पहले का पूछे तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 15 साल का। ऐसे हमें क्या करना है, राहुल और हारून दो जने हैं, उनकी आयु का अनुपात हमें दिया है कितना, 5:7। ये हमें आयु नहीं दी है लेकिन हम इसको क्या करेंगे, आयु मान के ही चलेंगे, क्योंकि हमें आयु का अनुपात दिया है, उस अनुपात से ही हम क्या करेंगे, आयु निकालेंगे। तो 4 वर्ष बाद दिया तो उसमें 4 जोड़ के उनका योग करके आंसर निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या मानना है, राहुल और हारून की आयु का अनुपात दिया है, राहुल और हारून की आयु का 5:7 दिया है। अंतर की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी, 5। और एक और कौन है, हारून, हारून की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगी, आयु बराबर कितनी उसके साथ ना हो गई 7। अब हमें क्या करना है, हमने ये क्या मानी है, उनकी वर्तमान आयु मानी है। एक ही 5x है, एक ही क्या है, 7x है। अब जो ये वर्तमान आयु है इसके अंदर 4 जोड़ देंगे तो वो अभी कितने साल के हैं, 4 वर्ष बाद कितने साल के हो जाएंगे, वो पता चल जाएगा हमें। तो लिखो यहाँ पे 4, या लिख लो प्रश्न अनुसार। 4 वर्ष बाद राहुल की आयु
4 वर्ष बाद राहुल कितने साल का हो जाएगा? अभी अगर राहुल 5 साल का है तो 4 वर्ष बाद कितने हो जाएगा? 5 प्लस 4। मैंने आपको अच्छा सा फॉर्मूला बताया कि अगर बाद की आयु पूछे जब तो वर्तमान वाले में 4 जोड़ देना है तो आगे की आयु आ जाएगी। 4 साल, 5 साल, 10 साल जितने भी पूछे हुए। अगर आपको पहले की आयु पूछे कि पहले की निकालो 5 वर्ष पहले की 10 है तो आपको क्या करना? वर्तमान आयु में से पहले वाली आयु को जितनी भी पहले निकाली है, 10 साल के निकाले तो 10 को घटाना पड़ेगा, 5 साल पहले की निकाले तो 5 साल को घटाना पड़ेगा। जैसे ही 4 वर्ष बाद हारून की आयु, हारून की आयु बराबर क्या है? हारून 7x, 7x प्लस 4। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है? 4 दोनों की 4 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी? 56। तो हमें क्या करना है? 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग, दोनों की आयु का योग बराबर कितना है? 56। हमें क्या करना? हमारे हिसाब से कौन सी है आयु? ये वाली। तो 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 बराबर में 56। अब क्या करना? 5x और 7x कितने हो गए? 12x। 4 और 4 8 बराबर में 56। अब क्या करना है? 8 को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो 56 माइनस 8 कितना आ जाएगा? 12x बराबर 56, 16 में 8 1 4 48। अब हमें क्या करना है? ये x इसी गुना में है, इधर कर देंगे। x इसके गुना में है तो इधर आ जाएगा 12 भाग में 48/12। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12 और 4 यानी कितना हो गया? 4। अब ये जो हमारे पास x आया है ये राहुल की आयु नहीं आई है क्योंकि हमने x को नहीं माना था। उनकी वर्तमान आयु अपने क्या मानी थी? 5x। तो क्या करना पड़ेगा? राहुल की वर्तमान आयु बराबर, राहुल की वर्तमान आयु बराबर 5 गुना 4 बराबर 20 वर्ष। और हारून की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर 7 है ना, 7 गुना 4 28। दोनों कितने कितने साल के हो जाएंगे? 20 और 28 साल के है अभी। और 4 साल बाद में राहुल कितने साल का हो जाएगा? 24 साल का हो जाएगा। और हारून जो हमारा वो कितने साल का हो जाएगा? 28 साल का। 4 साल बाद में 32 साल का। अब 24 को 32 को जोड़ो तो हमारे पास में कितना आना चाहिए? 56। इस प्रकार के प्रश्नों को हम वापस उल्टा क्या क्या जो माना था उसको रख के देखे तो हमारे पास में वैसे वैसे अंक वापस आते जाएंगे। जो जो अपन ने माना था उस पर वापस उनको रख के देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारा आंसर सही है कि नहीं है। 20 और 24 4 जोड़ेंगे 24 हो गया, 28 में 4 जोड़ेंगे 32 हो गया, 32 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 56। अगर दोनों का आंसर मिला के 56 आ रहा है जोड़ने पे आयु का योग, जब तो हमारा आंसर सही है नहीं तो गलत है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 एक बार अच्छे से पढ़ते देखते। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोल रहा है? किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात कितना है? 7:5 है। यानी बालक 7 है तो बालिकाएं कितनी है? 5 है। 7, इसका मतलब बालिकाएं कितनी ज्यादा है? सॉरी, बालक कितने ज्यादा है? तो इस अनुपात के हिसाब से यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, यानी कि बालक और बालिकाएं जो है उनमें बालक कितने ज्यादा है? 8 ज्यादा है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है? तो सबसे हमें पहले क्या मानना है? इसमें भी जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में अनुपात दिया था वैसे इसमें भी अनुपात है तो उस अनुपात को ही हम संख्या मान लेंगे। तो पहले क्या करेंगे? माना कि बालक और बालिकाओं का अनुपात है इसलिए माना कि कक्षा में बालक बराबर कितने हो जाएंगे? 7। कक्षा में बालिकाएं बराबर 5x। अब देखिए क्वेश्चन में हमें कहती है यदि दोनों यानी बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है? 8। तो प्रश्न अनुसार रख दीजिए।
बालकों की संख्या बालिकाओं से कितनी ज्यादा है? बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से अधिक बराबर 8। अब हमारे हिसाब से कितनी ज्यादा है? 7x माइनस 5x, यानी 7 बालक है तो 5 बालिकाएं हैं, तो हमें क्या करना है? 7x माइनस 5x बराबर कितना हो जाएगा? 8। देखिए 7x में से 5x निकालेंगे तो कितना आएगा? 2x बराबर 8। x बराबर क्या हो जाएगा? 8/2। x बराबर कितना हो जाएगा? 4। छोटी मोटी कैलकुलेशन तो आती है ना, अपने आप कर सकते हो। अब हमें क्या करना, जो ये हमारा एक्स आया बालक या बालिका नहीं आई है, हमारे पास में बालक कितने हैं? एक्स को 7 से गुणा करेंगे जब बालकों की संख्या आएगी, तो बालक बराबर 7 गुना 4 बराबर 5। बालिकाएं बराबर, लगता है आसमान तक गया, 5 गुना 4 बराबर 20। अब देखिए इसके अंदर आप निकाल के भी देख सकते हो, इसने क्या बोला? देखो बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। बालक कितने? 28 है। बालिका कितनी? 20 है। 8 ज्यादा है बालक बालिकाओं से। तो हम वापस इसको चेक करके भी देख सकते हैं कि हमारा आंसर सही निकला है कि नहीं निकला है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है? बाइचुंग के पिताजी उसके दादाजी से कितने छोटे हैं? 26 साल छोटे हैं, है ना। दादाजी जितने भी साल के उससे हमें कितना कम करना है? पिताजी को 26 साल, और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, यानी कि और उससे, यानी ये कौन बड़े हैं? उसके जो पिताजी है बाइचुंग के, वो बाइचुंग से कितने बड़े हैं? 29 साल। यहाँ पे इस लाइन का ध्यान रखना, इसी में ही आपको घुमाया गया है। इस लाइन को समझ आओगे तो क्वेश्चन अच्छे से इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले वापस इस लाइन को सुनते हैं। यहाँ पे कहते हैं बाइचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, यानी कि बाइचुंग के पिताजी से उसके दादाजी कितने बड़े हैं? दादाजी मतलब बाइचुंग के दादाजी, लेकिन उसके पिताजी के पिताजी, जो उसके पिताजी से कितने बड़े हैं? 26 साल बड़े हैं उसके दादाजी जो है। लेकिन उसके पिताजी क्या हो गए? 26 साल छोटे हो गए दादाजी से। उससे 29 वर्ष बड़े हैं। उससे यानी बाइचुंग से उसके पिताजी कितने बड़े हैं? 29 साल। अब तीनों की आयु का योग, यानी तीनों की आयु जब जोड़ा जाता है तो हमें कितना मिलता है? 135। तो सबकी अलग अलग आयु निकालनी है हमें। तो सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा? हमें क्या मानना पड़ेगा? पिताजी की मान लेते हैं, क्योंकि पिताजी बड़े छोटे, उससे बड़े उससे छोटे, माना कि पिताजी की आयु बराबर एक्स। अब क्या करना? दादाजी की कैसे आ जाएगी? दादाजी की आयु बराबर, बताइए दादाजी की कैसे आएगी? दादाजी की कैसे आएगी? दादाजी क्या है? पिताजी से 26 साल बड़े हैं, या ऐसे बोलो पिताजी दादाजी से कितने छोटे हैं? 26 साल छोटे हैं। तो क्या करना पड़ेगा? इसमें जोड़ना पड़ेगा दादाजी के लिए, या घटाना पड़ेगा? दादाजी के लिए 26 साल जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दादाजी इसके पिताजी से कितने बड़े हैं? 26 साल बड़े हैं। x प्लस 26, तो ये किसकी आ गई? दादाजी की। अब बाइचुंग की खुद की कैसे निकालेंगे? बाइचुंग की खुद की आयु क्या है? बाइचुंग जो खुद है वो क्या है? उससे 29 वर्ष बड़े, यानी बाइचुंग अपने पिताजी से कितना छोटा है? 29 साल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस 29। बड़े है तो बाइचुंग छोटा हो गया। ओके। अब तीनों की आयु का योग प्रश्न अनुसार, तीनों की आयु का योग कितना है? आयु का योग करना है। योग बराबर कितना दिया हमें? 135 वर्ष। हमारे क्वेश्चन में तीनों की आयु क्या क्या? x प्लस 26 प्लस x माइनस 29 बराबर 135। अब क्या करना है? ये x x x यानी कितने एक्स है?
3x। इसको आप इधर ही देख सकते हो, देखो ये तो 29 तो माइनस का है, ये 26 क्या है प्लस का है, तो प्लस माइनस कर दो। 26 में से सॉरी 29 में से 26 निकालें तो कितना आएगा 3 आएगा। 3 को इसमें से घटा देंगे तो किसका सॉरी 3 किसका आएगा प्लस या माइनस का, तो माइनस का, क्योंकि 19 हमारे बड़े हैं तो हमारे यहाँ आ गया माइनस का 3 बराबर 135। 3x बराबर ये 3 उधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 3। 3x बराबर 5 8 138। अब x बराबर 138/3 भाग लगा देंगे, भाग लगाएंगे तो अगर 3 चौके 12 6 3 18, ये 46 आया है। वो किसकी आयु x अपन ने किसकी मानी थी पिताजी की आयु आई है, तो पिताजी की आयु बराबर 46 वर्ष। अब हम निकालेंगे दादाजी की उसके बाईजून की, तो दादाजी की आयु बराबर 46 प्लस दादाजी के उसके पापा से कितने बड़े हैं 26 साल बड़े हैं, बराबर कितना हो जाएगा 6 6 12 4 1 7 73 वर्ष। ये दादाजी आ गए 73 साल के। बाईजून क्या हो गया कि आयु बराबर बाईजून के अपने पापा से क्या छोटा 29 साल, 46 माइनस 29, 16 में से 9 गया तो 7 क्या 3 में से 2 गए, बाईजून कितने साल का है 17 साल का। अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है तीनों की आयु का योग कितना है 135 साल, तो आप इन तीनों की आयु यानी 46 को 72 को और 17 को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 135 साल। आप इसको जोड़ के इसको चेक भी कर सकते हो आंसर सही आ रहा है कि नहीं। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, रवि की वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा, माना कि रवि की आयु बराबर माना कि रवि की वर्तमान आयु बराबर एक्स है। अब क्या दे रहे थे वो अभी तो मान लिया अपन ने वर्तमान आयु तो एक्स है, तो 15 साल के बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी, अभी एक्स का मतलब अभी मानो कि उसकी आयु कितनी है 15 साल है, वो और 15 साल के बाद वो कितने साल का हो जाएगा 15 और 15 30 साल का, यानी एक्स के अंदर हमें क्या जोड़ना है 15 साल जोड़ना है। तो लिखो 15 वर्ष बाद रवि की आयु बराबर आयु, यही आप आपकी आयु के ऊपर ही लगा सकते हो कि अभी हम इतने साल के 15 साल बाद में कितने हो जाएंगे, वो उसी हिसाब से भी समझ सकते हैं। यस प्लस 15। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है 15 वर्ष बाद रवि की आयु उनकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, यानी ये 15 साल बाद में आयु ये है, ये जो आयु है उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी के बराबर है। 15 साल बाद में वो अपनी वर्तमान आयु का कितना हो जाता है 4 गुना हो जाता है। तो प्रश्नानुसार क्या दिया है हमें 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगा वो अपनी आयु का 4 गुना हो जाएगा। उसकी आयु क्या है एक्स है, एक्स का 4 गुना 4x हो गया, 15 को इधर रख देंगे 4x माइनस एक्स 3x, इसको आप ऐसे बोलोगे तो आपको समझ में नहीं, इसको आप ऐसे करोगे 4x बराबर x प्लस 1, ऐसा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। 4x माइनस एक्स बराबर 15, 3x बराबर 15, x बराबर 100/3, x बराबर कितना आ जाएगा 5। x हमारा क्या है रवि की वर्तमान आयु, तो 15 साल बाद रवि कितने साल के हो जाएगा 30 साल का। अब उसको अपन देख भी सकते चेक भी कर सकते, वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, वर्तमान आयु को 4 गुनी करेंगे तो 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20 आएगा ना, और 5 और 15 कितने हो रहे हैं 20, दोनों बराबर बराबर है, तो इसे अपन चेक करके भी देख सकते हैं। कितना हो गया तो रवि की वर्तमान आयु बराबर रवि की वर्तमान आयु बराबर
5 वर्ष। क्लियर है सभी को? अब करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या बोल रहा है? एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुना कर 2/3 जोड़ने पर हमें क्या मिलता है? -7/12। वह संख्या क्या है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? उस परिमेय संख्या को मानना पड़ेगा। मानने के बाद में उसको 5/2 से क्या करना है? गुना करना है। गुना करने के बाद उसे 2/3 जोड़ना है। जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? बराबर में इसको रख देना है। सबसे पहले क्या करेंगे? माना कि परिमेय संख्या बराबर क्या है? एस। अब हमें क्या देगा? देखिए प्रश्नानुसार लिख लीजिए। प्रश्नानुसार, प्रश्न में हमें क्या दे रहा है? उसको 5/2 से गुना कर संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर पद बराबर -7/4। अब हमारे पास में क्या संख्या है? हमारी x गुणा 5/2। इसमें क्या करना? कितना जोड़ना है? +2/3 बराबर में -7/12। देखिए इसको 5 से गुणा करेंगे तो हो गया 5x/2। ये इधर क्या है? 2/3 बराबर -7/12। अब ये जो हमारा ये क्या है? प्लस में बराबर में उधर गया तो क्या हो जाएगा? 5x/2 बराबर -7/12 -2/3। 5x/2 बराबर, अब ये इधर क्या आ रहे हैं? कोई भी संख्या भिन्न के रूप में हो, यानी कि बट्टे के रूप में हो, प्लस या माइनस में हो, तो उसका क्या करना पड़ेगा? हमें हमेशा एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम कितना होगा? 12 और 3 का एलसीएम हो गया 12, क्योंकि 12 के अंदर 12 का भी भाग चला जाएगा और 3 का भी भाग चला जाएगा। एलसीएम हम कौन सा लेते हैं? जो हर पूरे हरों को, पूरे हर ऐसे हर जो नीचे हम जो अपने एलसीएम लिए है सारे हरों से वो विभाजित होना चाहिए। तो 12 12 से विभाजित हो जाएगा, 12 3 से भी विभाजित हो जाएगा। 12 को 12 से भाग देंगे तो एक बार, 1 को 7 से गुणा करेंगे तो -7। ऐसे ही 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 4 बार। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 बार। अब देखिए 8 और 7 कितना हो गया? 5/2 बराबर 8 और 7 हो गया 15। किसका? माइनस का बटे 12। ये कैसे हुआ? माइनस और माइनस क्या होते हैं? हमेशा प्लस होते हैं। और चिन्ह किसका है? बड़े संख्या का। -7 और -8 कितने हो गए? 15। चिन्ह आगे हमारे 8 बड़ा है तो माइनस का आ गया। इधर देखिए अब दोनों के बीच में क्या आ रहा है? बराबर का चिन्ह आ रहा है। मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बोला है कि अगर दो संख्या भिन्न के रूप में है और पीछे प्लस या माइनस है, जब तो हमें क्या करना है? उसका एलसीएम लेके सोल्व करना है। और दो संख्या भिन्न के रूप में यानी बट्टे के रूप में है, पीछे बराबर का चिन्ह आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमेशा वज्र गुणा करना पड़ेगा। तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे? वज्र वज्र गुणा करने पर देखिए वज्र गुणा करेंगे तो 5x गुणा 12, इधर क्या जाएगा? 2 गुणा -15। 5x गुणा 12 यानी 60x बराबर -30। तो x बराबर -30/60। तो x बराबर 10 से 10 -3/6। फिर से 3 से कट हो जाएंगे। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 -1/2। तो x बराबर क्या आएगा? -1/2। अब आप इसको वापस सोल्व करके भी देख सकते हैं। जैसे हमारे पास में क्या संख्या है? परिमेय संख्या होनी चाहिए 1/2। इसको आप 5/2 से गुना कर लो। गुना करने के बाद जो भी है तो उसमें 2/3 जोड़ दो। जोड़ते ही हमारे पास में क्या आएगा? -7/12। सबको क्लियर है? अच्छे से समझ में आया ना? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? सबसे पहले इसको अच्छे से पढ़ के समझते हैं। इसमें क्या है? लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है।
उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपए, 50 रुपए व 10 रुपए वाले नोट है। लक्ष्मी क्या है, एक बैंक में उसका खाता है, उसके पास नकदी के रूप में कितने रुपए है, 100 रुपए के नोट है, 50 के और 10 रुपए के नोट है। उनकी संख्याओं में क्रमशः कितना अनुपात है, 2:3:5 है। यानी कि 100 रुपए वाले नोट तो क्या है, 2 है। अनुपात दिया है हमें, नोट नहीं दिया, अनुपात दिया है। अगर 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए, 100 रुपए के नोट कितने, 2, 50 के 3 और 10 के 5 अनुपात में। और उनका कुल मूल्य यानी कि जितने भी नोट है उन सबको मिला के कितने हो जाते हैं, 4 लाख रुपए हैं। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट है, इसके पास में अच्छे पैसे तो 4 लाख रुपए हैं। तो सबसे पहले हमें उसका अलग अलग निकालना है। सबसे पहले हमें क्या दिया है, अनुपात दिया है। चूंकि नोटों की संख्याओं का क्या दिया हमें, नोटों की संख्याओं का अनुपात दिया है। कितना है, 2:3:5। तो हम इन्हीं को क्या मानेंगे, उनके पास नोट कितने कितने, 2 अक्ष, 3 अक्ष और 5 अक्ष। इसलिए नोटों की संख्या बराबर, नोटों की संख्या बराबर 2 अक्ष अनुपात 3 अक्ष अनुपात 5 अक्ष। अगर मैंने आपको पहले भी बताया, अगर किसी चीज का अनुपात है तो उसको वही उसको संख्या या आयु उसी को मान लेंगे। अब क्या दे रहा है हमारे पास में, 100 रुपए की कितने नोट है अनुपात में, 2 अक्ष, 50 रुपए के कितने हैं, 3 अक्ष, और 10 रुपए के कितने हैं, 5 अक्ष। तो नोटों का मूल्य कैसे निकलेगा, 100 रुपए के नोटों का मूल्य, मूल्य बराबर, जब इसको गुणा करेंगे, जब ये आएगा 100 × 2 अक्ष, यानी कि जितने भी नोट आएंगे हमारे पास में उसको 2 से गुणा करेंगे, और 100 से गुणा करेंगे तो 100 रुपए के जितने भी नोट है उनका मूल्य आ जाएगा। फिर क्या है, 50 रुपए के नोटों का मूल्य बराबर क्या आ जाएगा, 50 × 10। अब क्या है, 10 रुपए, 10 रुपए के नोटों का मूल्य बराबर 10 × इसका कितना अनुपात, 5, यानी 5 अक्ष हो गए। अब हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए उनका कुल मूल्य 4 लाख है। यानी हमारे पास में 100 रुपए के नोट का मूल्य कितना, ये 50 का ये है, 10 का हमने निकाला है ये है, और इन सबको जोड़ने पे कुल मूल्य कितना है, 4 लाख। तो क्वेश्चन में हमें दिया उस हिसाब से अपन रख देंगे, नोटों का कुल मूल्य बराबर, कुल मूल्य बराबर 4 लाख रुपए। हमारे हिसाब से कितना आ रहा है, 100 × 2 अक्ष प्लस 50 × 3 अक्ष प्लस 10 × 5 50 अक्ष बराबर 4 लाख। 100 × 2 यानी 200 अक्ष हो गया, प्लस 50 × 3 150 अक्ष हो गया, प्लस 50 अक्ष बराबर, ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो नोटों की संख्या आ जाएगी हमारे पास में 200, 300, 400, कितना अक्ष हो गया, 400 एक्स बराबर 4 लाख। एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास में 4 लाख बटे 400। ये कितनी बार कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट हो गया, 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 1 2 3 हजार। यानी कि x बराबर हमारे पास में कितना आया, 1000। अभी हमारे पास नोटों की संख्या नहीं आई, क्योंकि नोटों की संख्या कब आएगी, जब हम इनको से गुणा करेंगे। अभी हमारे पास में क्या आया है, कल ही x की वैल्यू आई है। तो हम क्या मूल्य निकालेंगे, सबसे पहले 100 रुपए के नोटों का मूल्य कैसे आएगा, 100 रुपए के नोटों का
मूल्य बराबर 100 रुपए के नोटों का मूल्य कैसे आ जाएगा? 2 गुणा 1000 गुणा 100। तो 100 रुपए कितने हैं? 100 रुपए के नोटों का मूल्य कितना है? 2 लाख रुपए। अब 100 रुपए के नोट निकाल सकते हैं कितने? 100 रुपए के नोट बराबर 2 लाख बटे कितने आ रहे हैं नोट? 2 लाख बटे 1000 बराबर 1000। 2 लाख एक सेकंड 2 गुणा 1000 2000। नोटों की संख्या तो इधर ही आ गई ना हमारे। 2000 100 रुपए के नोट है ना, कितने हुए? 100 रुपए के नोट 100 से भाग करना पड़ेगा ना। तो 20 से 20 कितने हुए? 2000 नोट। 100 रुपए के नोट कितने हैं? 2000। ऐसे ही 50 रुपए के नोटों का मूल्य बराबर 50 से लिखे 3 गुणा एक्स की वैल्यू करेंगे 1000 गुणा 50। कितने हो गए? 5×3 = 15 यानी 1.5 लाख हो गया। ये हो गया 1.5 लाख। अब 50 रुपए के नोट बराबर 50 रुपए के नोट कैसे आ जाएंगे? 1.5 लाख बटा 50 बराबर 1 0 से 1 0 5 3 15 1 2 3 3000 नोट आ जाएंगे। तीसरा है 10 रुपए के नोटों का मूल्य बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में? 10 का क्या है? 5 एक्शन तो 5 गुणा 1000 गुणा 10 बट्टे सॉरी इधर मूल्य निकाले ना 50,000 ना 10,000 10 रुपए वाले कुल मिला के कितने होंगे? 1000 के 50,000 के। तो 10 रुपए के नोट बराबर 50,000 बट्टे में 10 यानी कि 5,000। अब उसके पास में कितने कितने नोट है? 10 रुपए वाले कितने हैं? 2000। 100 रुपए वाले कितने? 2000। 50 रुपए वाले कितने? 3000। और 10 रुपए वाले कितने हैं? 5,000। तो इनका कुल मिला के बोले कितना है? 4 लाख। सबसे पहले हमें क्या करना है? जो अनुपात दिया है उसी को अपन क्या मान लें? नोटों की संख्या मान लें कि 2x 3x 5x। अब 100 रुपए के नोटों का मूल्य कैसे आएगा? 100 को जब इस अनुपात से गुणा करेंगे जब तो पूरा मूल्य आएगा। 50 रुपए के नोटों का मूल्य कैसे आएगा? 50 को इस अनुपात से गुणा करेंगे जब आ जाएगा। 10 रुपए का भी वैसे ही 10 गुणा 5x। अब हमें क्या दिया है? नोटों का कुल मूल्य दिया है। नोटों का कुल मूल्य कितना है? 4 लाख है। अब हमारे पास में नोटों का कुल मूल्य कब आएगा? जब इनको तीनों को जोड़ेंगे। तो 100 गुणा 2x प्लस 50 गुणा 3x प्लस 50 10 गुणा 5 यानी 50x हो गया 4 लाख। इन सबको गुणा कर देंगे आपस में 100 गुणा 2 यानी 200x, ये 5 गुणा 3 यानी 150x, ये 50x बराबर 4 लाख। इन सबको जोड़ेंगे तो पाएगा 400x बराबर 4 लाख। एक्स इधर आ जाएगा 4 से भाग में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1000। यानी हमारे पास में एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 1000। तो इस 1000 से अपन नोटों की संख्या सीधा भी निकाल सकते हैं। 2 को 1000 से गुणा करेंगे तो 2000 किसके नोट? 100 के। 3 को 1000 से गुणा करेंगे तो 3000 50 रुपए के नोट। 5 को 1000 से गुणा करेंगे तो 5000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चनों को जैसे जैसे अपन ने क्वेश्चन में देखा है ना उसको वैसे वैसे एक बार को अपन को समझ के उसको मान लेना है कि ये है फिर उसको इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारे इसका लास्ट क्वेश्चन है। 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपए और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 पुरस्कार के रूप में 25 रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3,000 रुपए थी तो कुल 63 प्रतिभागी विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या दिया है और क्या निकाला वो समझते हैं। हमें क्या दिया है कि कुल प्रतिभागियों ने जितने भी लोगों ने भाग लिया था उनकी संख्या कितनी थी? 63। अब हमें जीतने कितने और हारे कितने हैं वो
नहीं बताया, हमें क्या बताया है, जीतने वालों को कितने रुपए दिए हैं, 100 रुपए। और हारने वालों को भी ऐसे नहीं छोड़ा, हारने वालों को भी कुछ ना कुछ मिला। हारने वालों को कितने रुपए दिए हैं, 25 रुपए। और जो दिए थे 100 रुपए 25 रुपए, वो कुल मिलाकर कितने हो गए थे, 3,000। तो हमें जो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से मानना पड़ेगा। माना कि कुल प्रतिभागी तो हमें दिया है, तो जो जीतने वाले उसको मान लेंगे। माना कि माना कि जीतने वाले वाले प्रतिभागियों की संख्या बराबर, अब अगर जीतने वाले प्रतिभागी हमारे पास में आ गए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे कुल प्रतिभागी है उसमें से अगर जीतने वाले घटा देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएंगे, हारने वाले लोगों की संख्या आ जाएगी। तो कुल प्रतिभागी बराबर बराबर कितने हैं, 63। तो हारने वाले प्रतिभागी निकाल सकते हैं। हारने वाले प्रतिभागी बराबर कितना हो जाएगा, 63 माइनस एक्स, यही होगा ना। एक्स माइनस 63 करना इधर, क्योंकि एक्स माइनस 63 क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने कुल प्रतिभागी नहीं माने हैं। कुल प्रतिभागी हमारे पास में कितने हैं, 63। हमने क्या माना है, जो जीतने वाले हैं वो कितने हैं, एक्स। तो 63 में से एक्स को घटाना है। अब हमें क्या दिया है, जीतने वालों को कितने रुपए मिलते हैं, 100 रुपए। प्रश्न अनुसार लिख लो। जीतने वालों मिलने वाली राशि बराबर, जीतने वालों को कितनी मिलेगी, एक्स है जीतने वाले, तो एक्स को कितने मिलेंगे, 100 रुपए। एक को मिलेगा तो कितने हो जाएंगे, 100 एक्स। हारने वालों को मिलने वाली राशि बराबर, अब देखिए हारने वालों की संख्या कितनी है, 63 माइनस एक्स। इनको कितने मिलेंगे, एक को कितना मिलेगा, 25। 25। अब हमें क्या दिया, इसको मिलेगा और इनको मिलेगा, दोनों को मिला के 2 पे मिलेगा, वो किसके बराबर होगा, 3,000 के। तो हमें क्या करना है, कुल बांटी हुई राशि बराबर, राशि बराबर कितनी है, 3,000। पहले क्या करना है, जोड़ देना, 100 एक्स प्लस 25 गुना 63 माइनस एक्स बराबर 3,000। 100 एक्स प्लस 25 को 63 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इधर करके देखते हैं। 25 से 75, 7, 25, 150, और 150 और 7, 157। सही है क्या, 5, 7, 7, 150, 1575 माइनस 25 बराबर 3,000। अब देखिए 100 एक्स का है, 100 एक्स जो प्लस का है, 25 एक्स माइनस का है। तो 100 एक्स को इधर लेके आ जाएंगे, देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। 25 एक्स इसको उधर लेके चले जाते हैं, जो अंक गणित का है ना, इसमें एक्स वाई रेंज में नहीं है, उसको इधर लेके दे दो। ये किसका हो गया, माइनस का 1575। 100 एक्स में से 25 एक्स दिया तो आपको पता कितना आएगा, 75 एक्स बराबर 3,000 में से 1575 माइनस कर देते, 3,000 1575। 10 में से 5 निकाला 5, यहाँ पे हो गया 9, 9 में से 7 निकाला 2, यहाँ पे फिर से 9 में से 5 निकाला 4, यहाँ पे हो गया 2 में से 1 निकाला 1, यानी कितने आ गए, 1425। अब इधर कर लेते हैं। अब देखिए ये इसी गुना में है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर
1425 बटे 75। अब इसको काट दो। अगर आपको 25 की टेबल आ रही है तो 25 के पारे से काट दो। 25 3 75, 25 5 125 और 5 30 40 10 17 बचेंगे ना। 25 5 25 7 175 कितना आएगा 57। ये फिर से कट रहा है क्या, देखो 57 बटे 3। 19 के पारे से कट जाएगा ना, 19 से 57 हो गया, बराबर कितने आ जाएंगे 19। अक्स हमारा क्या था, अक्स बराबर हमारे पास में क्या आ गया 19। हमने अक्स क्या माना था, जीतने वाले लोगों की संख्या, तो विजेताओं की संख्या क्या थी, हमें निकालना भी वही है। विजेताओं की संख्या बराबर 19। आया सबको समझ में, क्लियर हुआ। प्रश्नावली 2 तो यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर किसी को इसमें कुछ डाउट है तो ये क्लास एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, उसके बाद आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। मैं जहाँ तक समझती हूँ, मेरे ख्याल से आप लोगों को एक बार में ये सब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप उसको दूसरी बार भी देख लीजिए। दूसरी बार देखने के बाद में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है।